आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में आपको प्रकार नहीं पढ़ने हैं, ये आपको कम से कम एक सहूलियत मिलती है हिंदी में, जबकि संस्कृत में व्यंजन संधि के प्रकार भी होते हैं। तो चलिए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि को पढ़ने से पहले कम से कम एक बार हम लोग इस तरफ भी ध्यान ले जाएं कि क्या होते हैं व्यंजन, और फिर उन्हीं व्यंजनों से या कौन कौन से व्यंजन उस व्यंजन संधि में भाग लेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। तो व्यंजन को 4 आधार पर बांटा गया है, ये आपको वर्णमाला में बताया गया है। कौन कौन से? तो सबसे पहले आपको पता है कि एक व्यंजन होते हैं जिनको कहते हैं वर्गीय व्यंजन। दूसरे आपको पता है दूसरे कौन से होते हैं? दूसरे होते हैं अंतस्थ वर्ण या अंतस्थ व्यंजन। तीसरे व्यंजन एक होते हैं जिनका नाम क्या होता है? जिनका नाम होता है ऊष्मीय व्यंजन या ऊष्मीय वर्ण। और चौथे जो प्रकार होते हैं उनको कहते हैं संयुक्त या मिश्रित व्यंजन। क्या कहते हैं? संयुक्त या मिश्रित व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? 4 व्यंजन होते हैं, या, रा, ला और वा। ऊष्मीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो आपको पता है ये भी 4 वर्ण होते हैं, शा, तालव्य शा, सा, मूर्धन्य शा और शा, दंती शा, और इसके अलावा हा, जिसको कहते हैं काकल्य या कुंठित वर्ण। संयुक्त वर्ण में भी 4 ही वर्ण आते हैं। एक तो होता है आपका छा, दूसरा होता है त्रा, तीसरा होता है ज्या और चौथा वर्ण होता है कौन सा? स्रा। लेकिन चूंकि आपको पता है कि ये 2 अलग अलग प्रकार की ध्वनियों से मिलकर बने होते हैं, जैसे इसका निर्माण होता है ता प्लस मूर्धन्य शा से, इसका निर्माण होता है ता प्लस रा से, और इसका निर्माण होता है ज प्लस इया से, और इसका निर्माण होता है शा प्लस रा से। चूंकि आप देख रहे हैं कि दोनों ही व्यंजन मिल करके इन व्यंजनों का निर्माण करते हैं, इसीलिए अगर ये शब्द शुरुआत में आएंगे तो ये वाला वर्ण भाग लेगा संधि में, और अगर अंत में आते हैं तो ये वाला वर्ण भाग लेता है संधि में। अर्थात किसी न किसी वर्गीय या ऊष्मीय वर्ण या अंतस्थ वर्ण में से ही कोई वर्ण मिल करके संयुक्त व्यंजनों का निर्माण करते हैं। और ये इसलिए आपको बताया जा रहा है ताकि आप समझ पाएं कि जो भी आपकी संधि होती है उसमें संयुक्त व्यंजन भाग नहीं लेते, बल्कि संयुक्त व्यंजन के ही जो वर्ण मिल करके बनते हैं वो भाग लेते हैं। तो फिर व्यंजन संधि में भाग कौन कौन से लेंगे? तो व्यंजन संधि में सबसे पहले वर्गीय व्यंजन कौन कौन से? एक तो आपको पता है का वर्ग, इसके अलावा आपको पता है चा वर्ग, इसके अलावा आपको पता है टा वर्ग, इसके अलावा कौन कौन सा वर्ग है? एक है ता वर्ग, और एक वर्ग और कौन सा है? एक वर्ग है पा वर्ग। टोटल 5 वर्ग हैं, और इन 5 वर्गों में आपको पता है 5 वर्ण हैं, और वो वर्ण कौन कौन से हैं? तो उन वर्णों को भी एक बार हम लिख दे रहे हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें है का, इसके अलावा खा, इसके अलावा गा, घा, और इसका पंचमाक्षर कौन सा हो जाएगा? अंग। चा वर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे? चा, छा, जा और झा, और इसके अलावा इसका पंचमाक्षर कौन सा आ जाएगा? इया। टा वर्ग में कौन कौन सा आएगा? टा, ठा, डा और ढा आ जाएगा। इसके अलावा और कौन सा आ जाएगा? रा। आपके मन में हो सकता है ये मन में आए कि सर व्यंजन क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये हमको पता है कि आप में से कितने लोगों ने वर्णमाला का रिवीजन किया होगा। हो सकता है ये वर्ण भी भूल गए हों कि वर्गीय व्यंजन कोई वर्ण होते हैं, इसीलिए मैं व्यंजनों का आपको रिवीजन भी करवा रहा हूं। और चूंकि व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं तो व्यंजन की जानकारी भी आपके लिए आवश्यक है। ता वर्ग में ता आएगा, इसके अलावा था आएगा, दा आएगा, धा आएगा, और कौन सा वर्ण आएगा? ना आएगा। और पा वर्ग में पा आएगा, फा, इसके अलावा बा, इसके अलावा भा आ जाएगा, और कौन सा आएगा वर्ण? मा आ जाएगा। टोटल 25 वर्ण आ जाएंगे, और इनको अगर हम एक संख्या के रूप में संख्यांकित कर दें तो सीधे लिख सकते हैं ये आएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अर्थात
अगर हम कहें वर्गीय व्यंजन के दूसरे तीसरे वर्ण, इसका मतलब हो जाएगा हर वर्ग के दूसरे तीसरे वर्ण, यानी कि का वर्ग का दूसरा तीसरा खा और गा, ऐसे ही चा वर्ग का छा और जा, टा वर्ग का ठा और डा। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे नियम में हम लोग इस पर ही चर्चा करेंगे कि वर्गीय व्यंजन का कौन सा वर्ग तीसरा या दूसरा या पहला भाग लेगा। तो अब आप समझ गए कि व्यंजन संधि में कुल मिलाकर के कितने व्यंजन भाग लेंगे, तो वो हो गए एक वर्गीय व्यंजन, दूसरे अंतस्थ व्यंजन और तीसरे ऊष्मीय व्यंजन अर्थात 25 ये, इसके अलावा 4 ऊष्म और इसके अलावा 4 अंतस्थ अर्थात 25 और 8 कितना 31 वर्ण। व्यंजन संधि में टोटल कुल मिलाकर के 31 व्यंजन, और हो सकता है अगर स्वर शामिल होंगे तो फिर 11 स्वर, और 31 द्वारा 11 कितने हुए 44, अर्थात 44 वर्ण मिलकर के व्यंजन संधि का निर्माण करते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे, व्यंजन पर कर चुके, अब चर्चा करेंगे कि क्या होती है व्यंजन संधि। तो अब समझिए व्यंजन संधि क्या होती है। व्यंजन संधि होगी क्या, तो संधि का आपको पता है कि यदि दो अर्थपूर्ण शब्द मिलेंगे और उनके मिलने से कुछ विकार या परिवर्तन होगा तो फिर संधि होगी, लेकिन संधि का नाम उसके परिवर्तन के आधार पर रखा जाता है, इसीलिए योग चाहे जिसका हो, परिवर्तन अंततः किसमें होगा, व्यंजन। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि, अगर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि यदि किसी, और किसी का अर्थ है कोई भी हो, यदि किसी स्वर का योग किससे हो जाए, किसी स्वर का योग किसी व्यंजन से हो जाए, ये पहली कंडीशन होगी, या किसी व्यंजन का योग, किसी व्यंजन का योग किसी स्वर से हो जाए, ये दूसरी कंडीशन, अथवा किसी व्यंजन का योग, किसी व्यंजन का योग किसी व्यंजन से ही हो जाए। 3 कंडीशनें हैं और तीनों कंडीशनें आपको याद रखना है कि एक कंडीशन यदि किसी स्वर का योग किसी व्यंजन से हो जाए, अथवा किसी भी व्यंजन का योग किसी भी स्वर से हो जाए, अथवा तीसरी कंडीशन है कि किसी व्यंजन का योग व्यंजन से ही हो जाए। तीनों ही स्थितियों में परिवर्तन किसमें होगा, परिवर्तन होगा व्यंजन में, और इसीलिए ये संधि की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, व्यंजन संधि। एक एक उदाहरण के माध्यम से बताएंगे। दूसरी जानकारी आपको क्या होनी चाहिए, दूसरी ये कि हमने जो ये स्वर और व्यंजन लिख दिया ये है क्या, तो फिर आपको एक बार ध्यान आकर्षित करवा दें कि स्वर क्या है, जो पहले वाले लिखे हैं ये है पहले शब्द के अंतिम वर्ण, और जो बाद वाले लिखे हैं ये है बाद वाले शब्द के पहले वर्ण। अर्थात पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो, दूसरे शब्द का पहला वर्ण व्यंजन हो, या पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो, बाद वाले शब्द का पहला वर्ण स्वर हो, या फिर पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और बाद वाले शब्द का पहला वर्ण व्यंजन हो, और मिल करके व्यंजन में परिवर्तन हो, तो संधि कहलाएगी व्यंजन संधि। देखते हैं एक एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे अगर बात हो स्वर प्लस व्यंजन की, जैसे मान लीजिए हमने शब्द एक लिख दिया अनु, और उसका योग कर दिया किससे, छेद से, तो अनु प्लस छेद मिल करके शब्द क्या बनता है, शब्द बन जाता है अनुच्छेद। शब्द क्या बन जाएगा, अनुच्छेद। ये आपने देखा स्वर है, इधर आपने देखा क्या है, व्यंजन है, और स्वर का योग व्यंजन से हुआ, परिवर्तन किस में हो गया, व्यंजन में हुआ, और अगर परिवर्तन व्यंजन में होता है तो संधि आपकी होगी व्यंजन संधि। दूसरा देखिए, इसका एक उदाहरण देखते हैं कि व्यंजन का योग किससे हो जाए, स्वर से हो जाए। मान लीजिए हमने एक शब्द लिख दिया शट, और उसके बाद इसका योग हमने करवा दिया किससे, आनंद से, और मिल करके ये शब्द क्या बन जाता है, शब्द बन जाता है षडानन। शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा षडानन। तो आपने देखा कि यहाँ क्या था, व्यंजन था, और यहाँ क्या था, स्वर था, और व्यंजन और स्वर का योग हुआ, परिवर्तन व्यंजन में हुआ, इसलिए भी ये क्या कहलाएगी, व्यंजन संधि। तीसरा देखिए कि व्यंजन का योग व्यंजन से ही हो जाए, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण लिखते हैं कि खुद शब्द जो होता है कौन, संधि, ये इसी व्यंजन संधि का उदाहरण है, और शब्द क्या बनेगा,
शब्द बनेगा सम प्लस धी। शब्द क्या बनेगा? सम प्लस धी मिल करके शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा संधि। शब्द बन जाएगा संधि। अब इधर भी व्यंजन था, इधर भी व्यंजन था, और परिवर्तन में भी क्या आया? व्यंजन आया, इसलिए ये क्या कहलाएगी? व्यंजन संधि। तो हमने तीनों संभावनाएं आपको बता दी। स्वर का योग व्यंजन से, व्यंजन का योग स्वर से, या व्यंजन का योग व्यंजन से हो, तो परिवर्तन क्योंकि व्यंजन में होता है इसलिए संधि कहलाती है व्यंजन संधि। एक एक उदाहरण के माध्यम से भी हमने आपको बता दिया। अब हम लोग एक एक करके व्यंजन संधि के नियम पढ़ेंगे और उसके उदाहरण देखेंगे, और उदाहरण के माध्यम से आप बेहतर समझ पाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं व्यंजन संधि के नियम। देखते हैं व्यंजन संधि के नियम। पहला नियम क्या होगा आपका? तो पहला नियम है आपका पहले वर्ण के नियम। नियम जो भी हमने आपको लिखवाए हैं वो एक विधिवत रूप में लिखे हैं, तो आप बहुत बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। देखिए समझिए क्या है। अगर किसी वर्गीय व्यंजन के पहले वर्ण, वर्गीय व्यंजन क्या है हमने आपको सबसे पहली स्लाइड में बताया है कि व्यंजन क्या है। उसी व्यंजन में आपको हमने यहां लिखवाया था क्या? वर्गीय व्यंजन ता से लेकर मां तक टोटल 5 वर्ग। उन्हीं में से अगर पहले वाले वर्ण, और पहले वाले वर्ण होंगे कौन कौन से? तो पहले वर्ण हो सकते हैं आपके का, चा, ता, ता, पा। अर्थात अगर इन वर्णों का योग किसी भी वर्गीय व्यंजन के तीसरे अथवा चौथे वर्ण से हो जाए। और तीसरे और चौथे वर्ण का मतलब क्या है? तो तीसरे चौथे वर्ण का मतलब यह है कि तीसरे का अर्थ है जो इस सीध में आएंगे, और चौथे का अर्थ है जो इस सीध में आएंगे। ये अर्थात का वर्ग का तीसरा चौथा हो जाएगा गा और घा, चा वर्ग का तीसरा चौथा हो जाएगा जा और झा। इसी प्रकार इसके सीध में जो भी वर्ण आएंगे, अगर इनका योग इनसे हो जाए तो, अथवा किसी भी स्वर से हो जाए, और किसी स्वर का अर्थ है कि आप जानते हैं कि स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। अगर तीसरे चौथे वर्ण से हो जाए, या 11 स्वर में से किसी भी स्वर से हो जाए, या इन चारों वर्णों में से किसी से हो जाए, और चारों वर्ण ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं अंतस्थ वर्ण। नियम क्या है? यदि वर्गीय व्यंजन के पहले वर्ण अर्थात का, चा, टा, ता, पा का योग वर्गीय व्यंजन के और किसी भी वर्गीय व्यंजन के तीसरे चौथे वर्ण से, या किसी भी स्वर से, या किसी अंतस्थ वर्ण से हो जाए, तो फिर ये जो पहले वाले वर्ण होते हैं ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। पहले वाले वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात का परिवर्तन अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण अर्थात गा में हो जाएगा, चा का परिवर्तन जा में हो जाएगा, टा का परिवर्तन डा में हो जाएगा, ता का परिवर्तन दा में हो जाएगा, और इस पा का परिवर्तन बा में हो जाएगा। उदाहरण आपके सामने लिखे हैं। जैसे जैसे शब्द लिखा है ऋक प्लस वेद। शब्द क्या लिखा है? शब्द लिखा है ऋक प्लस वेद। आपने देखा वर्गीय व्यंजन का पहला वर्ण है, उसका योग किसी भी अंतस्थ वर्ण से हो रहा है, और अगर अंतस्थ वर्ण से भी हो तो पहले वर्ण का परिवर्तन अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में हो जाएगा। अर्थात ये शब्द क्या बनेगा? शब्द बनेगा ऋग्वेद। शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा ऋग्वेद। वैसे ही अगर इस ता का योग, और ता क्या है? वर्गीय व्यंजन का पहला वर्ण। आपने देखा अगर ये ता लिखा है तो उसका योग किसी भी वर्गीय व्यंजन के तीसरे या चौथे वर्ण से हो जाए। जा क्या है? चा वर्ग का तीसरा वर्ण। कौन सा है ये? चा वर्ग का तीसरा वर्ण। अगर इससे हो जाए तो भी ता का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? तो फिर प्रथम वर्ण का परिवर्तन उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में हो जाएगा। अर्थात ता का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? जा में हो जाएगा। और शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा उज्ज्वल। शब्द क्या बन जाएगा? उज्ज्वल। और ये शब्द जो हमने लिखा है वर्तनी की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण शब्दों में से एक है। इससे ऊपर भी जो हमने शब्द लिखा है वो भी आपका महत्वपूर्ण शब्द में से एक ही है। अगला उदाहरण क्या है? शट प्लस आनंद। ये हम आपको बता चुके हैं कि टा का योग अगर किसी भी स्वर से हो जाए तो टा का परिवर्तन
अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण अर्थात किसमें हो जाएगा, डा में हो जाएगा, और ये शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा षडानन। शब्द क्या बन जाएगा, षडानन। आप लोगों को कमेंट के माध्यम से बताना है षडानन किसका पर्यायवाची है। अगला शब्द है सत्य प्लस भावना। सत्य प्लस भावना। भा क्या है, भा है पा अक्षर का या पा वर्ग का, पा फा बा भा अर्थात चौथा वर्ण। और अगर चौथे वर्ण से भी हो जाए तो भी इसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा कौन, पहला वाला वर्ण। और चूंकि ये दोनों एक ही वर्ग के हैं तो इसका तीसरा वर्ण हो जाएगा दा, और ये मिल करके शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा शद भावना। तो सत्य प्लस भावना शब्द मिलकर क्या बनेगा, शब्द मिलकर बन जाएगा शद भावना। अगला उदाहरण है सुप प्लस अंत। पा का योग हो रहा है किसी स्वर से तो पा का परिवर्तन अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में हो जाएगा, अर्थात ये शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा सुबंत। शब्द क्या बन जाएगा, सुबंत। तो सुप प्लस अंत शब्द क्या बन जाएगा, सुबंत। नियम क्या है, अगर वर्गीय व्यंजन के पहले वर्ण का योग किसी भी स्वर से या तीसरे चौथे वर्ण से या किसी अंतस्थ वर्ण से हो तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। देखते हैं अगला नियम। अगला नियम क्या है, पहले वर्ण से ही संबंधित है। कौन सा नियम, अगला नियम। और है क्या, अगर वर्गीय व्यंजन के पहले वर्ण का योग अभी तक तीसरे चौथे वर्ण या अंतस्थ या किसी स्वर से होता था, अब किससे होगा, किसी भी पंचमाक्षर से होगा। अब आपके मन में आएगा कि सर पंचमाक्षर तो वर्गीय व्यंजन में हमने पढ़े हैं कितने होते हैं, 5। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है अंगा, एक होता है इया, एक होता है अड़ा, एक होता है ना और एक होता है मा। लेकिन आपने केवल पंचमाक्षर में 2 ही वर्ण लिखे हैं, एक तो ना दूसरा मा। तो हमने कहा आपकी बात सही है, लेकिन कारण क्या है कि हमने 2 ही लिखे, क्योंकि इन शब्दों से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती, इसीलिए जो बाद में शब्द आएगा उसका पहला वर्ण केवल या तो ना हो सकता है या तो मा हो सकता है। इसीलिए हमने पंचमाक्षर के स्थान पर क्या लिख दिया, या तो ना या तो मा। अब अगर प्रथम वर्ण का योग या तो ना से होगा या तो मा से होगा तो पहले वाले जो वर्ण होंगे वो अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाएंगे, अर्थात इस का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, अंगा में हो जाएगा। इस चा का परिवर्तन अपने वर्ग के पंचमाक्षर इया में हो जाएगा। इस टा का परिवर्तन अपने ही वर्ग के अड़ा में हो जाएगा, और इस ता का परिवर्तन अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर अर्थात ना में हो जाएगा। उदाहरण आपके सामने लिखे हैं, देखते हैं। जैसे शब्द लिखा है दिक् प्लस मंडल। का वर्ग का योग किससे हो रहा है, मां से, तो का अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर अर्थात अंगा में परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए ये शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा दिंग मंडल। शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा दिंग मंडल। और ये इंपॉर्टेंट शब्दों में से एक है, क्यों, क्योंकि इधर कोई भी व्यंजन या कोई स्वर नहीं है जो इसको पूर्ण करेगा, अर्थात इसके नीचे हलंत बना रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्या है, अगला है रुच प्लस मैं। चा का योग मां से होगा तो चा का परिवर्तन अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर इया में हो जाएगा, और ये शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा रुंजमय। शब्द क्या बन जाएगा, रुंजमय। अगला उदाहरण है सट प्लस मास। इससे पहले वाले नियम में था सट प्लस आनन, सदानन, लेकिन अब है सट प्लस मास। पंचमाक्षर से योग होगा तो ता का परिवर्तन अपने वर्ग के पंचमाक्षर में होगा, और ये शब्द क्या बन जाएगा, तो चूंकि ता का परिवर्तन अड़ा में होगा तो ये शब्द बन जाएगा षडमास। शब्द क्या बन जाएगा, षडमास। और ये भी महत्वपूर्ण है, वर्तनी में पूछा जाता है। अगला है जगत प्लस माता। ये भी यहीं से आप इंपॉर्टेंट इसको लगा दीजिए, ये बहुत पूछा जाता है, जगत प्लस माता। और आप कहते हैं जगत माता, जगत माता, वर्तनी में भी आप गलत ही उच्चारण करते हैं, लेकिन ता का योग मां से होगा तो ता अपने पंचमाक्षर अर्थात ना में परिवर्तित होगा, और शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा
जगन माता। शब्द क्या बन जाएगा? जगन माता। और ये भी इंपॉर्टेंट शब्दों में से एक है, मैंने आपको बता दिया। तो जगत प्लस माता शब्द क्या बन जाएगा? जगन माता। ये है व्यंजन संधि का दूसरा नियम। अगर प्रथम वर्ण का योग पंचमाक्षर से हो तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। देखते हैं अगला नियम। एक शब्द यहां पास आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है, और ये भी महत्वपूर्ण और अपवादित शब्दों में से एक है। शब्द क्या है? सन्यासी। सन्यासी वर्तनी में बहुत पूछा जाता है। आपके सामने लिखा है, आप ऐसे ही इसको याद रखेंगे, मन में बिठा लीजिए। इसका विग्रह क्या होगा? विग्रह होगा सत प्लस न्यासी। विग्रह क्या होगा? सत प्लस न्यासी। और मिल करके ये शब्द क्या बनेगा? शब्द बनेगा सन्यासी। शब्द क्या बनेगा? सन्यासी। अब आप देख रहे हैं एक सन्यासी ये लिखा है, दूसरा सन्यासी ये लिखा है। वर्तनी में अगर पूछा जाए तो दोनों सही हैं, लेकिन आपके विकल्पों में दोनों में से कोई एक ही दिया होगा, तो जो दिया हो वही आपका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला नियम। अगला नियम क्या है? अब तक के जो नियम थे वो नियम आधारित थे आपके पहले वर्ग के प्रथमाक्षर पर, ता चा ता ता पा पर। अब जो आपके नियम हैं वो ता और दा संबंधी होंगे। किससे संबंधी होंगे? ता और दा संबंधी। देखते हैं नियम क्या है। नियम देखते हैं क्या है। नियम है, अगर ता और दा का योग चा और छा से होगा तो ता और दा का परिवर्तन चा में हो जाएगा। अगर ता और दा का योग जा और झा से होगा तो ता और दा का परिवर्तन जा में हो जाएगा। अगर इसी ता और दा का योग टा या ठा से होगा तो फिर इसी ता और दा का परिवर्तन टा में हो जाएगा। और आगे भी ऐसे ही, अगर इसका योग डा और ढा से होगा तो इसका परिवर्तन डा में हो जाएगा, और अगर इसका योग ला से होता है तो फिर इसका परिवर्तन ला में हो जाएगा। नियम क्या है? अर्थात अगर ता और दा का योग चा छा से होगा तो इसके पहले वाले वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। किसका? ता और दा का। अगर इसका योग जा और झा से होता है तो फिर इसी ता और दा में जो भी आएगा उसका परिवर्तन पहले वाले वर्ण अर्थात जा में हो जाएगा। इससे होगा तो टा में, अगर डा और ढा से होगा तो डा में, और अगर ला से होगा तो फिर किससे परिवर्तन हो जाएगा? ला में। किसका? अगर ता होगा तो ता का, अगर दा होगा तो दा का। देखते हैं उदाहरण। उदाहरण क्या है? शब्द लिखा है महत प्लस छत्र। ये भी आपके सभी इंपॉर्टेंट उदाहरण हैं। मैंने एक छाट छाट करके उदाहरण आपको समझाए हैं या आपको बताना चाहा है ताकि आप बेहतर ढंग से समझ पाए। शब्द है महत प्लस छत्र। ता क्या है? ये आया ता। उसका योग किससे हो रहा है? छा से। और अगर ता और दा का योग चा या छा से होगा तो ता का परिवर्तन या दा का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? चा में। अर्थात इस ता के स्थान पर क्या आ जाएगा? चा। क्योंकि ता अर्ध रूप में है तो चा भी कैसा रहेगा? अर्ध रूप में। और शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा महत छत्र। शब्द क्या बन जाएगा? महत छत्र। तो महत प्लस छत्र शब्द क्या बन जाएगा? महत छत्र। अगला शब्द है उत प्लस ज्वल। ये हमने आपको इससे पहले वाले नियम में भी बताया था और यहां भी बता रहे हैं, क्योंकि दोनों नियम का उदाहरण ये है। अगर ता या दा का योग किससे हो जाए? जा या झा से हो जाए तो ता का परिवर्तन जा में हो जाएगा, और ये शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा उज्ज्वल। शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा उज्ज्वल। और मैंने आपको बताया है कि ये वर्तनी में क्या है? महत्वपूर्ण शब्द है। अगला उदाहरण है वृहद प्लस टीका। अगर दा का योग टा से होता है तो दा का परिवर्तन टा में हो जाएगा। अर्थात ये शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा वृहद टीका। शब्द क्या बन जाएगा? तो शब्द बन जाएगा वृहद टीका या वृहद टीका। आपने ऐसा भी लिखा देखा होगा। टीका क्या होता है? जो भी आपके ग्रंथ होते हैं उसके बदले में जो थोड़ा परिवर्तन के बाद कोई एक दूसरी रचना लिखी जाए उसी को कहते हैं कि ये उस ग्रंथ की क्या है? टीका है, या उस ग्रंथ पर क्या लिखी गई है? टीका लिखी गई है। अगला शब्द है
उत प्लस डयन। ता का योग अगर डा और ढा से हो तो ता और दा का परिवर्तन डा में हो जाएगा। शब्द ता का परिवर्तन डा में, तो शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा उड्डयन। शब्द क्या बन जाएगा? उड्डयन। अगला उदाहरण है, अगर ता और दा का योग ला से हो तो परिवर्तन ता और दा का किसमें हो जाएगा? ला में हो जाएगा। और शब्द हमने लिख दिया सत प्लस लेखना। ता का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? ला में। शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा शल्लेखना। शब्द क्या बन जाएगा? शल्लेखना। और अगर आपने इतिहास अच्छे से पढ़ा है तो आपको याद होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण श्रावण बेलगोला, जो कि कर्नाटक में है, जा करके इसी संलेखना पद्धति से, अर्थात उपवास रख करके प्राण त्याग करना, वही क्या कहलाता है? संलेखना। इसी विधि से अपने प्राणों की आहुति दी थी या अपने जीवन को समाप्त किया था। यह है व्यंजन संधि का तीसरा नियम। और अब ता और दा संबंधी नियम ही आगे हम लोग पढ़ेंगे। अगला नियम क्या है? देखिए, अगला नियम व्यंजन संधि का क्या है? अगर इसी ता और दा का योग किससे हो जाए? सा से हो जाए। और ये सा कैसा है? इस सा को कहते हैं तालव्य सा। कौन सा सा? तालव्य सा। अगर ता और दा का योग तालव्य सा से हो जाए तो अब तक केवल पहले वाले वर्ण में परिवर्तन होता था, अब दोनों में परिवर्तन होगा। अर्थात ता और दा का परिवर्तन चा में हो जाएगा और इस सा का परिवर्तन छा में हो जाएगा। क्या? अगर ता और दा का योग तालव्य सा से होगा तो ता और दा का परिवर्तन चा में और इस तालव्य सा का परिवर्तन छा में हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट शब्दों में से बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं। वैसे आप कहेंगे कि सभी शब्द ही महत्वपूर्ण हैं, तो हम कहेंगे हाँ महत्वपूर्ण हैं, लेकिन चूंकि ये शब्द बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको पढ़ने में भी हो सकता है अटपटे लगे। जैसे शब्द लिखा है उत प्लस श्वास। अगर ता का परिवर्तन किससे? तालव्य सा से हुआ तो ता का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? आप जानते हैं चा में हो जाएगा। सा का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? छा में हो जाएगा। अर्थात ये शब्द क्या बनेगा? उच्च। चूंकि ता आधा है, उसके बाद सा भी आधा है, तो हमने लिख दिया कौन सा? छा। उसके बाद आप जानते हैं सा अधूरा था, तो हमने छा के नीचे क्या लगा दिया? हलंत। उसके बाद वा लिखा था, हमने वा लिख दिया, और सा लिखा था, सा लिख दिया। शब्द क्या बन गया? शब्द बन गया उच्छ्वास। उत प्लस श्वास, शब्द क्या बनेगा? उच्छ्वास। अगला उदाहरण है शरद प्लस सस। दा का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? चा में। सा का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? छा में। और शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा शरच्छसी। शब्द क्या बन जाएगा? तो शब्द बन जाएगा शरच्छसी। शरद प्लस ससी, शब्द क्या बन जाएगा? शरच्छसी। अगला उदाहरण है उच्छिष्ट। ये हमने एक में करके लिख दिया। क्यों? आपको पता है अगर चा है तो इधर शब्द कौन सा होगा? ता या तो दा। और दा वाले बहुत कम उदाहरण हैं, तो हमने लिख दिया उत। उसके बाद आपको पता है ये छा किसके स्थान पर आया होगा? सा के स्थान पर, तो हमने शब्द लिख दिया शा। उसमें छोटी ई की मात्रा, तो इसमें छोटी ई की मात्रा, और उसके बाद सा और टा। शब्द क्या बनेगा? उत प्लस शिष्ट। शब्द क्या बनेगा? उच्छिष्ट। और उच्छिष्ट ये एक शब्द में पूछा जाता है। उच्छिष्ट क्या होता है? भोजनोपरांत बचा भोजन। भोजन करने के उपरांत जो भोजन बचता है, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं? जिसको कह देते हैं जूठन, उसी को कहते हैं क्या? उच्छिष्ट। क्या कहते हैं? उच्छिष्ट। अगला उदाहरण देखिए। अगला उदाहरण क्या है? उच्छृंखल। चा के स्थान पर क्या आ जाएगा? ता आ जाएगा। छा के स्थान पर क्या आ जाएगा? सा आ जाएगा। अर्थात ये शब्द क्या बनेगा? शब्द बनेगा उत प्लस श्रृंखल। शब्द क्या बनेगा? उत प्लस श्रृंखल। और श्रृंखला भी आपके वर्तनी में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है उत प्लस श्रृंखल शब्द बन जाएगा उच्छृंखल। और ये भी एक शब्द में पूछा जाता है। और एक शब्द क्या होता है? जो किसी भी नियम को ना माने, जो किसी भी
नियम को ना माने वही कहलाता है क्या? नियम ना माने वही कहलाता है क्या? उच्छृंखल। तो ये एक शब्द भी है और संधित शब्द भी है और विशेष वर्तनी शुद्धिकरण वाले शब्द भी हैं, तो आपको इनको याद रखना है। देखते हैं अगले उदाहरण या अगला नियम। अगला नियम फिर उसी ता और दा संबंधी ही है, लेकिन कुछ तो परिवर्तन है। परिवर्तन क्या है? अब तक योग ता और दा का किससे होता था? तालव्य सा से। अब इस ता और दा का योग किससे होगा? हा से होगा। परिवर्तन क्या होगा? अगर ता और दा का योग हा से होता है तो ता और दा का परिवर्तन सदैव दा में हो जाएगा और इस हा का परिवर्तन धा में हो जाएगा। ता और दा का परिवर्तन दा में हो जाएगा, हा का परिवर्तन धा में हो जाएगा। उदाहरण आपके सामने लिखे हैं। अगर ता का योग हा से होगा तो ता का परिवर्तन दा में और हा का परिवर्तन धा में हो जाएगा। अर्थात ये शब्द आपका कुछ ऐसा बनेगा, ता के स्थान पर हमने लिख दिया दा, उसके बाद हित के स्थान पर हमने क्या लिख दिया? धित। तो शब्द क्या बन गया? उद्धित। और उद्धित शब्द आपने अगर आपने व्याख्या संदर्भ की होगी तो आपने इस शब्द का प्रयोग किया होगा, और इसी को अगर हम संयुक्त रूप में लिख दें तो आपने इसको ऐसा लिखा देखा होगा। शब्द क्या बनेगा? उद्धित। अगला उदाहरण क्या है? सित प्लस हांत। ता का योग हा से तो ता का परिवर्तन दा में, हा का परिवर्तन धा में, और शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा सिद्धांत। सित प्लस हांत शब्द क्या बन जाएगा? सिद्धांत। महत्वपूर्ण शब्द है। उद्धार। आपको पता है पहला शब्द क्या हो जाएगा? उत। क्यों? क्योंकि छोटा ऊ में कोई परिवर्तन होगा नहीं। दा और धा है तो दा का परिवर्तन ता में परिवर्तन के बाद आया होगा, तो उत। उसके बाद धा का परिवर्तन हा के अनुसार होता है, और चूंकि धा में मात्रा दीर्घ आकी है तो हा में मात्रा दीर्घ आकी, तो उत प्लस हार शब्द क्या बन जाएगा? उद्धार। अगला उदाहरण है पद्धति। क्या है? पद्धति। तो वैसे ही यहां उत था, लेकिन अब यहां क्या होगा? यहां शब्द पत नहीं बल्कि क्या होगा? पद होगा, और उसका योग किससे हो जाएगा? उसका योग हो जाएगा हति से। तो आपको पता है दा का परिवर्तन दा में हो जाएगा, हा का परिवर्तन धा में हो जाएगा, और शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा पद्धति। अर्थात पद प्लस हति शब्द क्या बन जाएगा? पद्धति। और इसका विग्रह ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर पद के स्थान पर आप पत लिखते हैं तो इसका अर्थ पतन हो जाता है, और फिर ये क्या होता है? निरर्थक शब्द बन जाता है, और वर्तनी आपकी गलत हो जाएगी, अर्थ भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपको इसका विग्रह ध्यान देना है। अब ये नियम था आपका पांचवा नियम। तो पांचवा नियम आपका क्या है? अगर ता और दा का योग हा से होगा तो ता और दा का परिवर्तन दा में और हा का परिवर्तन धा में हो जाएगा। उदाहरण समझ लिया आपने। अब देखते हैं अगला उदाहरण या अगले संधि के नियम, जो कि व्यंजन संधि का नियम है। और नियम क्या है अब समझिए। अगला नियम क्या है? अगर दीर्घ आ। अब ता और दा संबंधी नियम आपके क्या हुए? समाप्त हो गए। इससे पहले प्रथम वर्ण वाले जो नियम पढ़े थे वो भी क्या हो गए? समाप्त हो गए। अब आपके विशेष नियम आए। नियम क्या है? यदि दीर्घ आ या किसी भी ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर का अर्थ क्या है? या तो छोटा आ, या तो ह्रस्व ई, या तो ऊ, या तो क्या री, ये चारों ही वर्ण क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर। अगर दीर्घ आ या किसी ह्रस्व स्वर का योग छा से हो जाए तो फिर चा का आगम हो जाता है किससे पहले? छा से पहले। और याद करिए इसी का उदाहरण हमने आपको सबसे पहले बताया था। अनु प्लस छेद और मिल करके ये शब्द क्या बना था? शब्द बना था अनुच्छेद। शब्द क्या बना था? शब्द बना था अनुच्छेद। इधर क्या है? इधर है आपका स्वर। स्वर कौन सा? ह्रस्व स्वर। उसका योग हो रहा है किससे? छा से। और अगर छा से योग हो रहा है तो ये चा कहां से आ गया? पहले से तो था नहीं, अर्थात इस चा का आगम हुआ है। और किससे पहले? इस वाले छा से पहले।
तो ये इसी का उदाहरण है। और अब आप यहाँ नियम पढ़ रहे हैं, और नियम क्या है कि अगर दीर्घ आ या किसी ह्रस्व स्वर का योग छा से होगा तो चा का आगम उस छा से पहले हो जाएगा। जैसे शब्द लिखा है स्व प्लस छंद, वा के बाद आप जानते हैं स्वर कौन सा निकलेगा, आ। अर्थात किसी भी ह्रस्व स्वर का योग अगर छा से हो तो फिर चा का आगम कहां, छा से पहले। और ये शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा स्वच्छंद। शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा स्वच्छंद। अगला उदाहरण वी प्लस छेद। आप समझ रहे हैं यहां कौन सा स्वर है, ई। क्यों, क्योंकि वा के साथ मात्रा कौन सी है, ई की। उसका योग किससे हो रहा है, छा से, तो चा का आगम हो जाएगा छा से पहले, और शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा विच्छेद। शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा विच्छेद। और विच्छेद विलोम किसका है, विच्छेद विलोम है संधि का। इसका विलोम है, संधि का विलोम है, याद रखिएगा। अगले उदाहरण वो हैं जो आपने देखा होगा सामान्यतः ये गलत ही लिखे होते हैं, लेकिन चूंकि आप संधि पढ़ रहे हैं, आप इनके निर्माण की प्रक्रिया जानते हैं, तो आप इनको गलत नहीं करेंगे। जैसे आपने शब्द केवल लिखा होगा, लिखा होता है मात्र छाया। वर्तनी की दृष्टि से वो गलत होता है। क्यों गलत होता है, क्योंकि अगर शब्द ये ऐसे लिखा है मातृ प्लस छाया, तो आपने नियम क्या पढ़ा है, अगर ह्रस्व स्वर का योग, यहां कौन सा ह्रस्व स्वर है, री, अगर इस ह्रस्व स्वर का योग छा से होगा तो फिर चा का आगम हो जाएगा इस छा से पहले, तो फिर छा के साथ क्या जुड़ा रहेगा, चा। और फिर ये शब्द मात्र छाया नहीं बल्कि शब्द क्या बनेगा, मातृ छाया। यही शब्द अगर होता पितृ छाया तो भी बनता पितृ प्लस छाया और बराबर करके पितृ छाया। बात समझ गए, ठीक। अगला उदाहरण देखिए, अगला उदाहरण क्या है, छत्र, छत्र छाया। अब ये चूंकि री तो नहीं है लेकिन इसमें त्रा है, छत्र प्लस छाया। और आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ाया है कि अगर ह्रस्व कोई भी स्वर हो उसका योग छा से होगा तो चा का आगम छा से पहले हो जाएगा। अर्थात ये शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा छत्र छाया। और ये दोनों ही महत्वपूर्ण शब्द है, मातृ छाया और छत्र छाया। तो ये नियम आपका था नियम नंबर 6, और कौन से, व्यंजन संधि का नियम नंबर 6। देखते हैं अगला नियम क्या है। अगला नियम भी है, लेकिन अब जो भी आपके 2 नियम बचे हैं, अब कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। व्यंजन संधि में हमने आपको टोटल 8 नियम बताए हैं, और आप किताबों में देखेंगे तो इन्हीं नियमों को इधर उधर करके लिखा गया है। मैंने आपको उन्हीं को एक हिसाब से संकलित करके बताया है। नियम क्या है, अब दोनों नियम इसी पंचमाक्षर अर्थात मां संबंधी होंगे। क्या है नियम, अगर इस मां का योग किसी भी वर्गीय वर्ण से हो जाएगा तो मां उसी वर्ग के पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। अगर इस मां का योग किसी वर्गीय व्यंजन से होगा तो मां उसी वर्ग के पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे अगर शब्द लिखा है सम प्लस कलन, चूंकि इस मां का योग किसी वर्गीय व्यंजन से हो रहा है तो मां इसी वर्गीय व्यंजन के पंचमाक्षर अर्थात किसमें, अंगा में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये शब्द बनेगा क्या, तो ये शब्द बनेगा संकलन। शब्द क्या बनेगा, शब्द बनेगा संकलन। लेकिन आप कहेंगे कि हमने तो सामान्यतः ऐसे शब्द किताबों में बहुत कम ही देखे हैं, तो हम आपको अब यहीं से एक नियम लिखवा रहे हैं, और नियम को आप नोट रूप में याद रखेंगे। और नियम क्या है कि अगर या यदि किसी वर्गीय वर्ण से पहले, यदि किसी वर्गीय वर्ण से पहले, यदि किसी वर्गीय वर्ण से पहले उसी का पंचमाक्षर आ जाए, उसी का पंचमाक्षर आ जाए, पंचम वर्ण आ जाए, वर्ण आए, तो वह
अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है? जो आप ऊपर बिंदी देखते हैं वो अनुस्वार है, तो अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो वह अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। यही है आपका नियम। और ये नियम दिया किसने? ये नियम दिया किशोरीदास वाजपेयी। और नियम क्या है? अगर किसी वर्गीय व्यंजन से पहले उसी का पंचमाक्षर आ जाएगा तो वो पंचमाक्षर पंचमाक्षर के रूप में नहीं रहेगा, बल्कि किसमें? अनुस्वार रूप में, अर्थात इस बिंदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इसको ये न लिख करके बल्कि इस पंचमाक्षर को बिंदी अर्थात अनुस्वार में परिवर्तित कर दिए और उसके बाद शब्द क्या लिख दिया? कलन। तो ये भी शब्द क्या हो गया? संकलन। यही नियम आपके आगे भी चलेगा। जैसे शब्द लिखा है अलम प्लस कार, तो वैसे तो माँ का परिवर्तन होना चाहिए का वर्ग के पंचमाक्षर में, लेकिन चूंकि इसको हम बिंदी में कन्वर्ट कर देंगे, अनुस्वार में कन्वर्ट कर देंगे, बदल देंगे, तो ये शब्द मूल रूप से कैसा बन जाएगा? ये मूल रूप से शब्द बन जाएगा अलग। ऐसे ही शब्द लिखा है संग्रहालय, और ये आपको पढ़ी हुई संधि अर्थात स्वर संधि की याद भी दिलाएगा। कैसे दिलाएगा? शब्द लिखा है संग्रहालय, ये शब्द बनेगा शम, उसके बाद शब्द बनेगा ग्रह, और उसके बाद शब्द बनेगा आलय। शब्द क्या बनेगा? तो शब्द बनेगा आलय। और ये उदाहरण आपके लिए इसलिए लाते हैं क्योंकि हमको पता है कि आप लोग क्लास के अतिरिक्त कितना हिंदी को महत्व देते हैं और पढ़ते हैं। तो सम प्लस ग्रह मिलकर के शब्द क्या बन जाएगा? संग्रह। तो यहां तो संधि होगी, कौन सी संधि? व्यंजन संधि। लेकिन ग्रह प्लस आलय, चूंकि आ का आ से योग होगा, परिवर्तन दीर्घ आ में होगा, तो ये कहलाएगी दीर्घ स्वर संधि। तो संग्रहालय ऐसा शब्द है जिसमें पहले व्यंजन संधि है और उसके बाद स्वर संधि है, और स्वर संधि का दीर्घ संधि है, तो शब्द बन जाएगा संग्रहालय। ऐसे ही शब्द है धनंजय। आपको पता है कि व्यंजन संधि इसी अनुस्वार के स्थान पर हुई होगी, और अनुस्वार इस वर्ग का पंचमाक्षर होगा तभी वो बिंदी अर्थात अनुस्वार में परिवर्तित हुआ है। अर्थात अगर हम कहें शब्द लिखा होगा ये क्या? तो शब्द लिखा होगा धनम, उसके बाद शब्द क्या लिखा होगा? शब्द लिखा होगा जय। अब देखिए एक जानकारी आपको और बता देते हैं कि अगर आपसे कहे कि धनंजय शब्द में ऊपर जो ये अनुस्वार लगा हुआ है ये किस वर्ण को इंगित करता है, या किस वर्ण के स्थान पर आपने इस अनुस्वार का प्रयोग किया है, तो आप इसी नियम को ध्यान करेंगे कि यदि किसी वर्गीय व्यंजन से पहले उसी का पंचम वर्ण आए तो वह अनुस्वार में परिवर्तित होगा। अर्थात अगर इस जा से पहले ये बिंदी है, अनुस्वार है, तो जा वर्ग जिस वर्ग का होगा उसी का पंचमाक्षर अर्थात कौन? इया के स्थान पर कौन सा वर्ण आया है? अनुस्वार। अगर कहीं आपको किससे, आपको मान लीजिए पा से पहले या कहीं आपको गा से पहले बिंदी मिल जाए, अनुस्वार मिल जाए, तो ये किसके स्थान पर आई होगी? अनुस्वार। तो ये आया होगा अनुस्वार हमेशा का वर्ग के पंचमाक्षर के स्थान पर। क्यों आएगा? नियम हमने आपको लिखवा दिया। अब है आपका व्यंजन संधि का अगला नियम, और अगला नियम क्या है? वो है यदि इसी माँ का योग, पंचमाक्षर अर्थात माँ का योग किससे? किसी न किसी व्यंजन से ही होगा, क्योंकि व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं। तो टोटल वर्गीय व्यंजन से तो हो गया, तो वो अपने ही वर्ग के या जो भी आपका वर्गीय व्यंजन होगा उसके पंचमाक्षर में कन्वर्ट हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। अब बचे कौन कौन से? तो बचे अंतस्थ, और कौन से बचे? बचे उष्म। और सीधा नियम है कि अगर पंचमाक्षर अर्थात माँ का योग किसी अंतस्थ अर्थात या, रा, ला, वा, कौन कौन से? या, रा, ला और वा, इनसे हो जाए, या किसी भी ऊष्म वर्ण अर्थात कौन कौन से? शा और शा और सा और इसके अलावा हा, इन चार वर्ण अगर इस माँ का योग इन आठों वर्ण अर्थात अंतस्थ या ऊष्म से हो जाए तो माँ सीधे अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। कुछ नहीं करना, इसको हटा करके सीधे ऊपर क्या लगा देना है? अनुस्वार अर्थात बिंदी।
तो सम प्लस योग शब्द क्या बन जाएगा, तो आप कहेंगे शब्द बन जाएगा संयोग। ऐसे ही सम प्लस सार शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा संसार। क्यों, क्योंकि माँ का योग किसी भी अंतस्थ या ऊष्म से होने पर इस माँ का परिवर्तन अनुस्वार में हो जाएगा। ऐसे ही शब्द लिखा है संविधान और इंपॉर्टेंट शब्द है। संविधान में विग्रह क्या होगा, विग्रह होगा सम प्लस विधान। सम प्लस विधान शब्द क्या बन जाएगा, संविधान। ऐसे ही शब्द लिखा है संहार, इसका अर्थ क्या होगा, इसका विग्रह होगा सम प्लस हार। विग्रह क्या होगा, तो विग्रह हो जाएगा सम प्लस हार और शब्द क्या बन जाएगा संहार। और अगला उदाहरण और अंतिम उदाहरण है संरक्षक, और संरक्षक का विग्रह क्या होगा, संरक्षक का विग्रह होगा सम प्लस रक्षक, शब्द बन जाएगा संरक्षक। तो ये थे आपके व्यंजन संधि के नियम, और इन्हीं नियमों के साथ आपकी व्यंजन संधि की क्या होती है, समाप्ति होती है। आशा करते हैं कि व्यंजन संधि चूंकि पढ़ेंगे कौन सी, विसर्ग संधि, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि विसर्ग क्या है। विसर्ग क्या है, तो विसर्ग को आपने वर्णमाला में पढ़ा है कि एक ऐसा संकेत लिखा होता है जिसको गणित की भाषा में अनुपात भी कह देते हैं, वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है विसर्ग। लेकिन इस विसर्ग की एक विशेषता होती है, और इस विसर्ग की विशेषता क्या होती है कि विसर्ग सदैव स्वर के पश्चात आता है। विसर्ग सदैव किसके पश्चात आता है, सदैव स्वर के पश्चात आता है। ये इस विसर्ग की विशेषता है। दूसरा, इसी विशेषता में आपको एक चीज और याद रखनी है कि चूंकि विसर्ग सदैव किसी न किसी स्वर के पश्चात आएगा, लेकिन हिंदी में एक विशेषता इसकी और बढ़ जाती है जब हम संधि पढ़ते हैं, और वो विशेषता क्या होती है, वो ये होती है कि विसर्ग से पहले कोई न कोई स्वर आएगा, लेकिन इन स्वर में मुख्य रूप से 3 स्वर शामिल होते हैं। यानी कि वो स्वर या तो आ हो सकता है, या तो ई हो सकता है, और या तो उ हो सकता है, या तो एक स्वर और होता है आपका कौन सा, रे। सामान्यतः आपको ये 4 हस्त स्वर मिलते हैं, लेकिन इन 4 में भी मुख्य रूप से जो संधि शब्द आपको मिलेंगे, उसमें विसर्ग संधि के जितने भी उदाहरण मिलेंगे, उसके पहले स्वर के अंत में यही स्वर होंगे। और आपको पता है कि जिस स्वर से किसी शब्द की ध्वनि का अंत होता है उसी को कहते हैं कारांत। अर्थात विसर्ग से पहले वाला शब्द या तो अकारांत हो सकता है, या तो इकारांत हो सकता है, या तो उकारांत हो सकता है। कारांत क्यों समझ रहे हैं, ये भी आपको आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आती रहेंगी। तो आपने 2 चीजें समझ ली, एक तो विसर्ग सदैव किसी न किसी स्वर के पश्चात आएगा, और जो स्वर ये होगा वो स्वर 3 हो सकते हैं, या तो अकारांत, या तो इकारांत, या तो उकारांत मुख्य रूप से। अब देखिए विसर्ग संधि होगी कहाँ, विसर्ग संधि तब होगी जब या तो किसी विसर्ग का योग होगा, एक तो, क्योंकि इससे पहले व्यंजन संधि में आपने पढ़ा है, ये क्या पढ़ा है कि चाहे स्वर का योग व्यंजन से हुआ हो, चाहे व्यंजन का योग स्वर से हुआ, दोनों प्रकार से व्यंजन संधि होती थी। लेकिन यहाँ केवल और केवल विसर्ग का योग किससे हुआ होगा, या तो किसी स्वर से हुआ होगा, या तो इसी विसर्ग का योग किससे हुआ होगा, किसी व्यंजन से हुआ होगा। अर्थात केवल और केवल 2 ही कंडीशनें हैं जिसमें विसर्ग संधि हो सकती है, कि चाहे विसर्ग संधि का योग किसी स्वर से हुआ हो, और चाहे विसर्ग संधि का योग किसी व्यंजन से हुआ हो। दोनों ही कंडीशन में परिवर्तन विसर्ग में होता है, और ये परिवर्तन ही चूंकि विसर्ग में होता है, इसलिए संधि क्या कहलाती है, विसर्ग संधि। अब आपने समझ लिया। अब आपको देखिए यही से सिस्टमेटिक ढंग से समझना है। अब देखो, चूंकि इसके नियम हम लोग एक विशेष प्रकार से पढ़ेंगे, इसीलिए यहीं से समझिए। आपको पता है कि विसर्ग का योग या तो स्वर से होगा या तो व्यंजन से होगा। अब वर्णमाला में आपने पढ़ा है कि स्वर और व्यंजन को ही क्या कहते हैं, स्वर और व्यंजन को कहते हैं वर्ण।
फिर उन्हीं वर्णों को एक अलग आधार पर बांट दिया गया जिसको कहा गया घोषत्व का आधार। घोष क्या है? गले में होने वाला कंपन ही क्या कहलाता है? घोष। इन्हीं वर्णों को अगर हम फिर से दो भागों में बांट दें और उन दोनों भागों को घोषत्व के आधार पर बांटे तो एक भाग कहलाता है क्या? एक भाग कहलाता है अघोष और दूसरा भाग कहलाता है क्या? दूसरा भाग कहलाता है सघोष। एक भाग हुआ कौन सा? अघोष और दूसरा भाग कहलाया सघोष। अब देखिए हमने ये क्यों लिखा। अब जो हम लोग नियम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि कहीं ना कहीं विसर्ग का योग किसी वर्ण से होगा और उस वर्ण में क्या हो सकता है? अघोष हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो प्रकार हम लोग संधि का ऐसा पढ़ेंगे जिसमें विसर्ग का योग किससे हुआ होगा? किसी अघोष से हुआ होगा। किससे हुआ होगा? किसी अघोष से हुआ होगा। और एक ऐसा पढ़ेंगे जिसमें किसी विसर्ग का योग किससे? सघोष से हुआ होगा। तो हम लोग दो आधार पर नियमों को पढ़ने वाले हैं जिसमें विसर्ग का योग या तो अघोष से हुआ होगा और या तो विसर्ग का योग किससे? किसी सघोष से हुआ होगा। एक बार फिर थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या होते हैं अघोष और क्या होते हैं सघोष। उसके बाद आपको बताते हैं हम कि क्या होंगे विसर्ग के अघोष के नियम और क्या होंगे सघोष के नियम। अगर किसी ने वर्णमाला की क्लास पढ़ी है तो उसके लिए उसका धन्यवाद। अगर नहीं पढ़ी है तो कृपया जा करके पहले प्लेलिस्ट में आप चले जाइए, उसके बाद हिंदी में वर्णमाला की क्लास देखिए और उसके बाद समझिए कि क्या होते हैं अघोष और सघोष। आपको विस्तृत और बेहद अच्छे तरीके से समझाया गया है। फिलहाल रिवाइज करते हुए यहाँ एक बार समझिए कि आपको वर्गीय व्यंजन बताए गए हैं। उन वर्गीय व्यंजन के इन्हीं वर्गीय व्यंजन में इन वर्गीय व्यंजन के पहले, दूसरे और इसके अलावा शा और शा और शा, हर वर्गीय व्यंजन के 5 ही वर्ग हैं। उनके पहले और दूसरे वर्ण, इसके अलावा तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा, ये सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? ये इतने वर्ण कहलाते हैं अघोष। क्या कहलाते हैं? अघोष। तो एक नियम ये पढ़ेंगे कि विसर्ग का योग अगर इन अघोष वाले वर्णों से होता है तो क्या परिवर्तन होगा, और दूसरा अगर विसर्ग का योग किससे होता है? सघोष से होता है। और सघोष कौन होंगे? सघोष होंगे एक तो होंगे वर्गीय व्यंजन के तीसरे, चौथे और 5वें वर्ण। इसके अलावा कौन कौन से होंगे? इसके अलावा होंगे अंतस्थ वर्ण। क्या होंगे? इसके अलावा होंगे अंतस्थ वर्ण। और इसके अतिरिक्त क्या होते हैं? इसके अतिरिक्त होंगे सभी स्वर। क्या होंगे? सभी स्वर। अंतस्थ वर्ण क्या होते हैं? या, रा, ला, वा। सभी स्वर आपको पता है स्वर के प्रकार कितने? 11। अब मुख्य रूप से आपने ये समझ लिया कि विसर्ग का योग या तो वर्गीय व्यंजन के पहले दूसरे वर्ण या तो तीनों सा से हो सकता है, पहली शर्त। दूसरी, या तो विसर्ग का योग किसी वर्गीय व्यंजन के तीसरे, चौथे, 5वें वर्ण या किसी अंतस्थ अर्थात या, रा, ला, वा या किसी स्वर से हो सकता है आ से लेकर ओ तक। उन्हीं को हमने दो आधारों पर बांट दिया। एक तो नियम हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग प्लस अघोष के, दूसरा नियम पढ़ेंगे हम लोग विसर्ग प्लस सघोष के। अब इन दोनों आधारों के अलग अलग नियम हैं। दो चीजें आप ध्यान करिए, उसके बाद चलते हैं नियम पर। ध्यान क्या करना है कि विसर्ग से पहले कोई ना कोई स्वर होगा और वो स्वर सामान्यतः या तो ह्रस्व आ होगा या तो ह्रस्व ई होगा या तो ह्रस्व उ होगा। अगर आपने इतना समझ लिया है तो फिर अब चलते हैं हम लोग अपने नियमों पर। चलिए देखते हैं पहला नियम। पहला नियम क्या है? ये नियम आधारित हैं विसर्ग प्लस अघोष पर। किस पर आधारित हैं? विसर्ग प्लस अघोष पर। होगा क्या? देखिए नियम है पहला। क्या है पहला नियम? ये है कि अगर विसर्ग का योग, ये चिन्ह बना हुआ है किसका? विसर्ग का। अगर विसर्ग का योग, ये तीनों अलग अलग नियम हैं, हमने तीनों नियम को एक में संकलित कर दिया क्योंकि तीनों के लगभग एक जैसे नियम हैं, इसलिए हमने उन्हीं को संकलित कर दिया ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो और हमको समझाने में भी थोड़ा आसानी हो जाए। अगर विसर्ग का योग चा से हो जाए या छा से हो जाए या तो सा से हो जाए, और ये सा कौन सा है? तालव्य सा।
ये आपको याद अच्छे से कब होंगे? अब समझिए, यहां नियम पढ़ रहे हैं विसर्ग प्लस अघोष का, और अघोष में आते हैं वर्गीय व्यंजन के पहले और दूसरे वर्ण। और पहले और दूसरे वर्ण कौन कौन से होंगे? या तो का और खा होंगे, या तो चा और छा होंगे, या तो क्या होंगे? या तो टा और ठा होंगे, या तो ता और था होंगे, और इसके अतिरिक्त या तो पा और फा होंगे। इसके अलावा क्या हो सकते हैं? इसी के साथ में एक और शामिल होता है सा, इसके साथ शामिल होता है मूर्धन्य सा, इसके साथ शामिल होता है दंती सा। हम लोग जो बात कर रहे हैं वो सबसे पहले बात कर रहे हैं किस पर? ये जो आपके बीच में वर्ण लिखे हुए हैं इन पर। जो आपका पहला नियम, अगर विसर्ग का योग इन तीनों में चा, छा या सा से हो जाए, क्यों? क्योंकि ये क्या है? अघोष, इससे हो जाए, अथवा इसी विसर्ग का योग टा, ठा या सा दूसरे वाले वर्ग के पहले वाले और दूसरे वर्ण और मूर्धन्य सा जो कि अघोष है उससे हो जाए, या तो विसर्ग का योग ता, था या सा अर्थात तीसरे वाले वर्ग से हो जाए। अगर ये होता है तो विसर्ग का योग चा, छा अगर सा से होता है तो विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाता है? तालव्य सा में। और अगर विसर्ग का योग टा, ठा या सा से होता है तो विसर्ग का परिवर्तन हो जाता है मूर्धन्य सा में। और अगर विसर्ग का योग ता, था या दंती सा से होता है तो विसर्ग का परिवर्तन हो जाता है दंती सा में। अर्थात जिस लाइन के अक्षर से उसका योग होगा उसी लाइन के सा में उसका परिवर्तन हो जाएगा, किसका? विसर्ग का। उदाहरण समझिए, जैसे निहि प्लस चय शब्द लिखा है, निहि प्लस चय। विसर्ग से पहले क्या है? विसर्ग से पहले इकारांत है, लेकिन अभी तक यहाँ कोई कंडीशन कारांत वाली नहीं है। आगे जो हम लोग नियम पढ़ेंगे उसमें कारांत की कंडीशन अप्लाई हो, और उसका योग हो किससे रहा है? चा से। और अगर चा से योग होगा तो विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? शा में। अर्थात निहि प्लस चय शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा निश्चय। दूसरा उदाहरण देखिए, अगर विसर्ग का योग किससे हो रहा है? ठा से हो रहा है, तो भी विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? मूर्धन्य सा में हो जाएगा। अर्थात निहि प्लस ठुर शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा निष्ठुर। अगला उदाहरण क्या है? अगर विसर्ग का योग ता, था या सा से होता है, जैसे शब्द लिखा है दुहु प्लस साहस, विसर्ग का योग किससे? दंती सा से हो रहा है, और अगर विसर्ग का योग दंती सा से भी हो तो भी विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाता है? दंती सा में हो जाएगा, और ये शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा दुस्साहस। शब्द क्या बन जाएगा? दुस्साहस। तो अब नियम आपको समझ में आ गया। अगर विसर्ग का योग इन वर्णों से होगा तो मूर्धन्य सा में, इन वर्णों से होगा तो दंती सा में, इन वर्णों से होगा तो तालव्य सा में परिवर्तन हो जाएगा, किसका? विसर्ग। कुछ उदाहरण और हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे समझिए, दुहु प्लस चरित्र, विसर्ग का योग हो रहा है और विसर्ग का योग हो किससे रहा है? चा से, तो फिर विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? हो जाएगा सा में। और सा कैसा? तालव्य सा। अर्थात ये शब्द बन जाएगा दुष्चरित्र। शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा दुष्चरित्र। वैसे ही अगर विसर्ग का योग मूर्धन्य सा से होता है तो विसर्ग का परिवर्तन मूर्धन्य सा में ही होता है। तो चतुः प्लस षष्ठी शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा चतुष्षष्ठी। शब्द क्या बन जाएगा? चतुष्षष्ठी। और इंपॉर्टेंट है ये वर्तनी की दृष्टि से, जो भी आपको विसर्ग संधि में कुछ अलग शब्द दिखेंगे वो सभी वर्तनी की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे, ये आपको याद रखना है। अगला उदाहरण देखिए, एक संधित शब्द लिखा है मनस चेतना। आपको पता है मनस चेतना में बाद वाला शब्द क्या है? बाद वाला शब्द है चेतना। और अगर बाद वाला शब्द चेतना है तो आपको पता है कि पहला शब्द क्या होगा? पहला शब्द होगा मना। क्यों? क्योंकि इसमें जो ये सा आया है वो सा तभी आ सकता है जब विसर्ग का योग या तो चा से हो, या तो छा से हो, और या तो तालव्य सा से हो। अगला शब्द लिखा है मनस्ताप, और ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है। इसका विग्रह क्या हो जाएगा? बाद वाला शब्द आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ताप।
और फिर आपको पता है अगर इधर ता होगा या था होगा या दंती सा होगा तो इधर विसर्ग का योग होगा, तभी विसर्ग का परिवर्तन किसमें होगा? विसर्ग का परिवर्तन होगा दंती सा में। अगला उदाहरण देखिए, और ये तो इंपॉर्टेंट रहता ही रहता है, शब्द लिखा है नमस्ते। इसको आज से आप लोग समझ जाएंगे और इसको रट लीजिए। शब्द होता है नमः प्लस ते, शब्द क्या बनता है? नमस्ते। और अगला उदाहरण लिखा है धनुष टंकार, परिवर्तन किसमें हो रहा है? मूर्धन्य सा में। और तो फिर योग किससे होगा? या तो टा से, या तो ठा से, और या तो मूर्धन्य सा से। तो शब्द आपको दिख भी रहा है, कौन सा है? टा है। तो इसको लिख दीजिए टकार या टंकार, और पहले शब्द क्या लिख दीजिए? पहले शब्द लिख दीजिए धनु। अब जितने भी उदाहरण आपके सामने लिखे हैं, आप एक बार गौर करके देखिएगा, विसर्ग से पहले सदैव आपको या तो इकारांत दिख रहा है, या तो उकारांत दिख रहा है, या तो अकारांत दिख रहा है। ये था विसर्ग प्लस अघोष का पहला नियम, जिसमें कम से कम 3 नियम संकलित हैं। तो अब देखते हैं अगला नियम। अगला नियम क्या है? अगले नियम पर अब आपके कारांत वाली कंडीशन अप्लाई होना चालू हो जाएगी। जैसे अब देखो, हमने अघोष में सीखा कितने टोटल वर्ण हैं? तो पहले दूसरे वर्ण हैं 5 वर्ग के, अर्थात 10 अक्षर वो। इसके अलावा 3 सा, यानी कि 10 और 3 13। इन 13 वर्ण का योग अगर उससे पहले विसर्ग हो तो परिवर्तन हम लोग पढ़ रहे हैं। और विसर्ग का योग टोटल 9 अक्षर के साथ हम लोग पढ़ चुके हैं पहले नियम में ही। यानी कि अक्षर अब बचे कितने? 4। वो 4 कौन कौन से? या तो का, या तो खा, या तो पा, और या तो फा। लेकिन चूंकि इनके योग के कारण विसर्ग से पहले जो कारांत होता है उसके आधार पर नियम बने हैं, इसलिए हमने इसको कहां पढ़ा? इसको हमने अलग पढ़ा। अब देखिए ये नियम क्या कहता है। नियम कहता है अगर विसर्ग का योग का, खा, पा, फा से हो, लेकिन विसर्ग से पहले या तो इकारांत हो या तो उकारांत हो, तो फिर विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? मूर्धन्य सा में हो जाएगा। तीसरा कारांत कौन हो सकता है? तीसरा कारांत आ हो सकता है, लेकिन अगर अकारांत होगा तो नियम दूसरा होगा, इसलिए इसको फिलहाल अभी यही छोड़ रहे हैं। अगर विसर्ग से पहले इकारांत या उकारांत है, विसर्ग का योग का, खा, पा, फा से होता है, तो विसर्ग का परिवर्तन मूर्धन्य सा में हो जाएगा। जैसे शब्द लिखा है निहि प्लस कलंक। आपको दिख रहा है विसर्ग से पहले क्या है? इकारांत, उसका योग किससे हो रहा है? का से। तो फिर विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? मूर्धन्य सा। अर्थात ये शब्द बनेगा क्या? शब्द बन जाएगा निष्कलंक। निहि प्लस कलंक, शब्द क्या बन जाएगा? निष्कलंक। देखते हैं अगला उदाहरण। जैसे चतुः प्लस पदी। आपको दिख रहा है विसर्ग से पहले क्या है? उकारांत, और उकारांत का योग अगर पा से होता है, या फा से होता है, या का से होता है, या खा से होता है, तो इस विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? मूर्धन्य सा में। और शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा चतुष्पदी। चतुः प्लस पदी, शब्द क्या बनेगा? चतुष्पदी। और चतुष्पदी संस्कृत का शब्द है, अर्थात तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है चौपाई, जो कि तद्भव है। अगला शब्द निहि प्लस फल, शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा निष्फल। मूर्धन्य सा में परिवर्तन हो जाएगा किसका? इस विसर्ग का। क्यों? क्योंकि विसर्ग से पहले क्या है? इकारांत। ऐसे ही अगर शब्द लिखा हो निष्कपट, तो इसका विग्रह क्या होगा? विग्रह होगा निहि प्लस कपट, शब्द क्या बन जाएगा? निष्कपट। अगला उदाहरण, अगर शब्द लिखा हो दुष्प्रकृति, तो आपको पता है ये सा आया है किसके स्थान पर? विसर्ग के स्थान पर। अर्थात आप शब्द लिख देंगे दुह प्लस प्रकृति, शब्द बन जाएगा दुष्प्रकृति। शब्द क्या बन जाएगा? दुष्प्रकृति। दुह प्लस कर, शब्द क्या बन जाएगा? दुष्कर। शब्द क्या बन जाएगा? दुष्कर। दुष्कर होता क्या है? जो करने में कठिन हो, दुर्लभ हो, वही कहलाता है दुष्कर। तो ये एक शब्द भी है, ये आपने सीख लिया। अब देखते हैं अगला नियम।
और अगला नियम जस्ट उसी से मिलता जुलता है, लेकिन केवल कारांत में परिवर्तन है। इससे पहले का नियम था, अगर विसर्ग का योग हो का खा या पा फा से, लेकिन विसर्ग से पहले क्या हो, विसर्ग से पहले या तो इकारांत हो या तो उकारांत हो, तो विसर्ग का परिवर्तन मूर्धन्य सा में हो रहा था। लेकिन अगर विसर्ग से पहले अकारांत है और उसका योग का खा पा फा से हो रहा है, तो विसर्ग अपरिवर्तित रहता है। और ये नियम आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है वर्तनी की दृष्टि से। देखिए उदाहरण, शब्द लिखा है अधः प्लस फलित, विसर्ग से पहले अकारांत है और उसका योग फा से हो रहा है, तो ये शब्द ज्यों का त्यों बना रहेगा और शब्द बनेगा अधः फलित। और वर्तनी में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है अधः फलित। इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, जो आप सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, मनः प्लस कामना, शब्द क्या बनता है, शब्द बनता है मनः कामना। और आपको कुछ किताबों में भी ये शब्द लिखा मिल जाएगा मनोकामना, जो कि क्या होता है, गलत होता है। अगला उदाहरण देखिए, प्रातः प्लस काल, विसर्ग से पहले अकारांत, उसका योग का से, तो विसर्ग का परिवर्तन नहीं होगा, शब्द ज्यों का त्यों बना रहेगा, प्रातः काल। क्या बनेगा, प्रातः काल। ऐसे ही पयः प्लस पान को अलग करेंगे तो शब्द क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, पयः प्लस पान केवल अलग हो जाएंगे। अधः पतन, ये भी इंपॉर्टेंट वर्तनी में से एक है, इसका विग्रह क्या होगा, अधः प्लस पतन, शब्द क्या बन जाएगा, अधः पतन। और एक उदाहरण और है, अंतःपुर, ये एक शब्द में पूछा जाता है, महल के मध्य का वह भाग जहां स्त्रियां निवास करती हैं, के लिए एक शब्द क्या होता है, अंतःपुर। और इसका भी विग्रह क्या होगा, इसका विग्रह होगा अंतः प्लस पुर, शब्द क्या बन जाएगा, अंतःपुर। ये थे विसर्ग प्लस अघोष के नियम। टोटल कितने पढ़े, 3। अगर विसर्ग से पहले कोई भी कारांत हो और उसका योग चा छा या तालव्य सा से हो, तो विसर्ग का परिवर्तन तालव्य सा में। अगर विसर्ग से पहले अकारांत इकारांत उकारांत कोई भी कारांत हो और उसका योग चा छा या तालव्य सा से होगा, तब तो तालव्य सा में परिवर्तन। अगर टा ठा मूर्धन्य सा से होता है, तो विसर्ग का परिवर्तन मूर्धन्य सा में। और अगर विसर्ग का योग, विसर्ग से पहले चाहे जो कारांत हो, उसका योग किससे, नीचे के भी जो बचे आपके ता था और दंती सा से हो, तो विसर्ग का परिवर्तन दंती सा में हो जाता है। पहला नियम था। दूसरा नियम क्या था, अगर विसर्ग से पहले इकारांत या उकारांत हो और उसका योग किससे हो जाए, का खा पा फा से हो जाए, तो विसर्ग का परिवर्तन मूर्धन्य सा में हो जाता था। दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या पढ़ा, अगर विसर्ग से पहले अकारांत हो और उसका योग का खा पा फा से हो जाए, तो विसर्ग अपरिवर्तित रहता है, ज्यों का त्यों बना रहता है। ये तीनों नियम थे विसर्ग प्लस अघोष की। अब हम लोग बात करने वाले हैं विसर्ग प्लस सघोष की। और सघोष में आएंगे क्या, वर्गीय व्यंजन के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण, इसके अलावा सभी स्वर 11 के 11 हों। इसके अलावा क्या होंगे, इसके अलावा होंगे अंतस्थ वर्ण, अर्थात या रा ला वा। देखते हैं विसर्ग प्लस सघोष के नियम। सब सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज है। अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो यकीन मानिए इससे बेहतर आपको YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा, आप देख लीजिएगा। देखिए विसर्ग प्लस सघोष के नियम। सघोष मैंने आपको बता दिया कौन कौन से वर्ण होंगे। नियम पहला है विसर्ग प्लस सघोष का, और वो नियम क्या है, अगर विसर्ग से पहले क्या हो, अकारांत हो, यानी कि विसर्ग से पहले अकारांत हो और उसके बाद कोई भी सघोष वर्ण आ जाए। कोई भी सघोष का अर्थ है जितने भी वर्ण हमने आपको बताए, लेकिन उस सघोष में जो सभी स्वर शामिल होते हैं, उन सभी स्वर में सभी स्वर ना हो, बल्कि क्या शामिल हो, केवल छोटा अ शामिल हो, अर्थात इसके अतिरिक्त जो 10 स्वर बच जाएंगे वो शामिल ना हो, उनके लिए अलग नियम है। तो विसर्ग से पहले अकारांत हो
और विसर्ग का योग किसी भी सघोष से हो लेकिन स्वर के अंतर्गत केवल कौन सा छोटा आ शामिल हो, तो फिर ये जो विसर्ग होता है और विसर्ग से पहले जो अकारांत होता है, इन दोनों का मिल करके परिवर्तन किसमें हो जाता है? ओ में हो जाता है। और विसर्ग प्लस सघोष का सबसे महत्वपूर्ण नियम यही है और इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपने स्वर संधि के एक प्रकार पढ़ा है जो कि कौन सा है? गुण संधि। और गुण संधि की पहचान आपको बताई जाती है कि शब्दों के मध्य में आपको या तो ओ की मात्रा मिलेगी या तो ए की मात्रा मिलेगी। और जहां आप ओ की मात्रा देखते हैं वही समझते हैं कि गुण संधि है, और इस नियम के जितने भी उदाहरण हैं उसके मध्य में आपको ओ की मात्रा मिलेगी। तो आपको यहीं से समझ लेना है कि ओ की मात्रा का अर्थ होने से यह निश्चित नहीं हो जाता कि संधि कौन सी होगी? गुण संधि होगी। जैसे समझिए, हमने क्या कहा कि इन दोनों का मिल करके परिवर्तन किसमें होता है? ओ में। जैसे उदाहरण समझिए, शब्द लिखा है मनः प्लस रथ, विसर्ग से पहले क्या है? अकारांत, जो कि आपकी शर्त में शामिल है। उसका योग हो रहा है रा से, रा क्या है? सघोष है। तो अगर विसर्ग से पहले अकारांत है और विसर्ग का योग किसी सघोष से हो रहा है, तो विसर्ग और विसर्ग से पहले जो आ शामिल है, इन दोनों का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? ओ में हो जाएगा। और जो ये परिवर्तन हो रहा है वही परिवर्तन इस पहले शब्द के अंतिम वर्ण के साथ मात्रा रूप में लग जाएगा, अर्थात मनः प्लस रथ शब्द क्या बनेगा? शब्द बनेगा मनोरथ। शब्द क्या बनेगा? मनोरथ। वैसे ही अगला शब्द है मनः प्लस योग, विसर्ग से पहले अकारांत, विसर्ग का योग अंतस्थ से, अंतस्थ क्या है? सघोष, इसलिए विसर्ग का परिवर्तन और आ दोनों का मिलकर परिवर्तन ओ में, और शब्द ये बन जाएगा मनोयोग। शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा मनोयोग। अगला उदाहरण, जैसे शब्द लिखा है अधः प्लस गति, विसर्ग से पहले अकारांत, विसर्ग का योग गा से, जो कि वर्गीय व्यंजन का तीसरा वर्ण है अर्थात सघोष है, तो इसका परिवर्तन किसमें हो जाएगा? ओ में। और शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा अधोगति। शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बनेगा अधोगति। ऐसे ही ये इंपॉर्टेंट संधिज शब्दों में से एक है। शब्द क्या है? यशोधरा। विग्रह क्या होगा इसका? विग्रह होगा यशः प्लस धरा। शब्द क्या बनेगा? शब्द बनेगा यशोधरा। यशः प्लस धरा, शब्द क्या बन जाएगा? यशोधरा। क्यों? विसर्ग से पहले अकारांत होगा, विसर्ग का योग किसी सघोष से होगा, तभी तो इसका परिवर्तन ओ में होगा, तो शब्द बन जाएगा यशोधरा। ऐसे ही शब्द है तपोबल, इसका विग्रह क्या हो जाएगा? इसका विग्रह हो जाएगा तपः प्लस बल, शब्द बन जाएगा तपोबल। और अगला शब्द है मनोहर, ये भी इंपॉर्टेंट संधित शब्द है। मनः प्लस हर, शब्द क्या बनेगा? शब्द बन जाएगा मनोहर। तो अब ये था विसर्ग प्लस सघोष का पहला नियम। क्या? अगर विसर्ग से पहले अकारांत है और उसका योग किसी भी सघोष से हो, लेकिन सघोष में केवल आ शामिल हो, आ के अलावा अगर कोई स्वर होंगे, तो उसका नियम अगला है। तो विसर्ग से पहले अकारांत और विसर्ग दोनों का मिलके परिवर्तन किसमें हो जाता है? ओ में हो जाता है। यही था विसर्ग संधि का पहला नियम। अब देखिए दूसरा नियम। दूसरा नियम को मैंने जितने भी नियम आपको बताए हैं उनको आप तुरंत उससे पहले वाले नियम से, मैंने जितने भी आपको टॉपिक पढ़ाए हैं उसको तुरंत उसके पहले वाले टॉपिक से अगर आप कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो यकीन मानिए आपकी हिंदी की दशा और दिशा दोनों सुधर जाएंगी। बस आपको मन से पढ़ने की आवश्यकता है। जैसे समझिए, इससे पहले क्या था? विसर्ग से पहले अकारांत हो, इससे पहले नियम में था, लेकिन विसर्ग का योग किसी भी सघोष से होता था। अब सभी सघोष तो हो चुके, केवल बचा क्या? आ के अलावा जो केवल 10 स्वर बचे थे। तो अब नियम वही है कि अगर विसर्ग से पहले अकारांत है और विसर्ग का योग सघोष में आ के अतिरिक्त जो भी स्वर बचे, अर्थात दीर्घ आ से लेकर के कहां तक? ओ तक, जो भी आपके 10 स्वर बचे, अगर इनसे योग होता है तो
तो परिवर्तन क्या होता है? तो परिवर्तन ये होता है कि विसर्ग का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, अर्थात विसर्ग केवल लोप हो जाता है, वो विसर्ग हट जाता है। जैसे उदाहरण समझिए, अतः प्लस ए, विसर्ग से पहले क्या है? आ का मतलब है अकारांत, और फिर विसर्ग का योग हो किससे रहा है? ए से। ए का मतलब है आ के अतिरिक्त किसी स्वर से, तो केवल विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा अतएव। और इस नियम के हमने केवल 3 ही शब्द लिखे हैं, इसके अतिरिक्त भी 2-4 शब्द हो सकते हैं। जो भी शब्द हैं वो सभी आपको देखने में अजीब लगेंगे, और चूंकि शब्द अजीब लगेंगे इसलिए वर्तनी की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आपने देखा होगा, मैंने जितनी भी संधियां पढ़ाई हैं उन सब में आपको वर्तनी से रिलेट जरूर किया है। कारण क्या है? क्योंकि वर्तनी शुद्धिकरण में वर्तनी शुद्धि सबसे ज्यादा जो होती हैं वो संधि के आधार पर या प्रत्यय के आधार पर ही होती हैं, इसलिए मैं इस बात पर बार बार जोर देता हूं। अगला उदाहरण क्या है? यशः प्लस इच्छा, विसर्ग से पहले अकारांत, विसर्ग का योग आ के अतिरिक्त किसी स्वर से, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा यश इच्छा। अब आपको ये भी देखने में अजीब लग रहा है, क्यों? क्योंकि सा के बाद आपको ई अगर आए तो मात्रा में परिवर्तन की आदत बनी हुई है, इसीलिए आप इसको गलत लिखते भी हैं, गलत पढ़ते भी हैं। तो आपको ये नियम अब आज से पता चल गया। अगला क्या है? पयः प्लस आदि, विसर्ग का लोप हो जाएगा, शब्द बन जाएगा पय आदि। शब्द क्या बन जाएगा? पय आदि। एक शब्द और लिखे देते हैं, जिस शब्द का नाम क्या है? शब्द है मन उच्छेद। शब्द क्या है? मन उच्छेद। आपको बताना है कि क्या वर्तनी की दृष्टि से ये सही है अथवा गलत है। उत्तर आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अब पढ़ते हैं हम लोग अगला नियम। अगला नियम देखिए क्या है? यह है विसर्ग प्लस सघोष का तीसरा नियम। चूंकि विसर्ग प्लस सघोष पढ़ रहे हैं तो सघोष आपके माइंड में एक किनारे रनिंग करना चाहिए, दौड़ने चाहिए कि विसर्ग प्लस सघोष का अर्थ है कि सघोष का अर्थ है विसर्ग यानी कि वर्गीय व्यंजन के तीसरे, पहले, दूसरे तो नहीं, तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण, इसके अलावा अंतस्थ वर्ण, यारा, लावा, इसके अलावा सभी स्वर। तीसरा नियम देखिए क्या है? और सब एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। देखिए नियम क्या है? नियम है, चूंकि विसर्ग से पहले अकारांत तो पढ़ चुके 2 नियम, तो अब इसके अलावा क्या हो सकता है? इकारांत या तो उकारांत। तो अब नियम उसी पर, अगर विसर्ग से पहले इकारांत है या उकारांत है और विसर्ग का योग किसी भी सघोष से होता है, लेकिन जैसे उसके पहले नियम में था कि विसर्ग से किसी भी सघोष से हो लेकिन आ के अलावा कोई स्वर नहीं होना चाहिए, वैसे ही चाहे किसी भी सघोष से हो लेकिन केवल रा को छोड़ दिया जाए। क्यों? क्योंकि अंतस्थ वर्ण सघोष होते हैं, तो अंतस्थ वर्ण में या, रा, ला, वा आएंगे, इसमें केवल रा को छोड़ दिया जाए, 3 वर्ण रखे जाएं, ला, या और वा। अगर इनसे योग होता है, चूंकि रा काउंट नहीं है, इसलिए अगर विसर्ग से पहले इकारांत उकारांत है और विसर्ग का योग किसी भी सघोष से होता है लेकिन रा को छोड़कर, तो विसर्ग का परिवर्तन रा में हो जाता है। आपने एक कारण फिर यहां समझा, क्यों? पहले वाले नियम में था आ को छोड़ दिया जाए, क्यों? क्योंकि विसर्ग से पहले अकारांत ही आता था और उसका परिवर्तन ओ में होता था, इसीलिए आ को छोड़ करके नियम बनाया गया। इस नियम में क्या है? चूंकि विसर्ग का परिवर्तन ही रा में हो रहा है, इसीलिए रा को क्या कर दिया गया? छोड़ दिया गया। अब छोड़ देंगे तो अगला नियम पढ़ेंगे जिसमें अगर रा होगा तो स्थिति क्या होगी। तो विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? रा में हो जाएगा। जैसे समझिए, निहि प्लस आशा, विसर्ग से पहले इकारांत, विसर्ग का योग किसी भी स्वर से हो जाए अर्थात सघोष से हो जाए, तो विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? रा में हो जाए। अब ये शब्द क्या बनेगा? विसर्ग के स्थान पर आ जाएगा निर। उसके बाद वाला शब्द ज्यों का त्यों लिखा रहेगा। अब चूंकि स्वर से पहले कोई वर्ण अगर अधूरा होता है तो वो उसको पूरा कर देता है, तो शब्द क्या बन जाता है? शब्द बन जाता है निराशा। निहि प्लस आशा, शब्द क्या बनेगा? निराशा।
विसर्ग से पहले उकारांत विसर्ग का योग सघोष से, तो विसर्ग का परिवर्तन रा में दुह प्लस दशा, शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा दुर्दशा। क्या बन जाएगा, दुर्दशा। अगला है आविहि प्लस भाव, विसर्ग से पहले इकारांत विसर्ग का योग सघोष से, तो विसर्ग का परिवर्तन रा में हो जाएगा, अर्थात शब्द बन जाएगा आविर्भाव। शब्द क्या बन जाएगा, आविर्भाव। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे आविर्भाव का विलोम क्या होता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है निहि प्लस यात, विसर्ग से पहले इकारांत उसका योग अंतस्थ से, तो विसर्ग का परिवर्तन रा में हो जाएगा और ये शब्द क्या बनेगा, शब्द बन जाएगा निर्यात। निहि प्लस यात निर्यात। अगला शब्द लिखा है बहिरागमन, आपको दिख रहा है रा यहाँ है, इसका मतलब संधि यहीं से हुई होगी, अर्थात ये शब्द बनेगा बहि प्लस आगमन। आगमन क्यों, क्योंकि रा के साथ जो मात्रा लगेगी वही बाद वाले शब्द का पहला वाला वर्ण होगा, तो बाद वाला शब्द क्या हो जाएगा, बाद वाला शब्द हो जाएगा आगमन। तो बहि प्लस आगमन शब्द बनेगा बहिरागमन। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब याद करिए, ऋग्वेद हमने पढ़ा था किस संधि में, व्यंजन संधि में। ऋग प्लस वेद शब्द बनेगा ऋग्वेद। यजुर्वेद पढ़ रहे हैं यहाँ, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा यजुः प्लस वेद, शब्द क्या बन जाएगा, यजुर्वेद। बताओ ऋग्वेद में कौन सी संधि, व्यंजन संधि। यजुर्वेद में कौन सी संधि, विसर्ग संधि। ये था विसर्ग संधि का तीसरा नियम। अब इसमें केवल एक कंडीशन छूट गई कि रा शामिल नहीं है। तो अब विसर्ग संधि का अंतिम और चौथा नियम है कि अगर विसर्ग से पहले इकारांत या उकारांत है और विसर्ग का योग चूंकि सभी सघोष से तो हो चुका, केवल क्या बचा, रा बचा, तो अगर विसर्ग से पहले इकारांत उकारांत हो और विसर्ग का योग रा से हो जाए तो क्या होता है, तो ये होता है विसर्ग तो लुप्त हो जाता है, विसर्ग जो होगा वो क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, और कारांत अपने दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा। अर्थात विसर्ग से पहले अगर इकारांत होगा तो ये दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा, अगर उकारांत होगा तो ये भी अपने दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे उदाहरण निहि प्लस रज, विसर्ग से पहले इकारांत विसर्ग का योग रा से, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। ना के साथ छोटी ई की मात्रा थी, विसर्ग अपने दीर्घ में, विसर्ग का लोप, और कारांत अर्थात ई अपने दीर्घ में परिवर्तित हो गई, बाद वाला शब्द ज्यों का त्यों, तो निहि प्लस रज शब्द क्या बनेगा, नीरज। अगला उदाहरण विसर्ग से पहले उकारांत विसर्ग का योग रा से, तो कारांत अपने दीर्घ में और विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, शब्द क्या बनेगा, शब्द बनेगा चक्षु रोग। और ये भी इंपॉर्टेंट है वर्तनी की दृष्टि से, चक्षु रोग। चक्षु किसका पर्यायवाची है, आंख का। अगला शब्द लिखा है निरोग, और ये वर्तनी में पूछा जाता है, इसका विग्रह क्या होगा, विग्रह बनेगा निहि प्लस रोग, शब्द क्या बनेगा, निरोग। और अंतिम उदाहरण है धीरज, इसका विग्रह होगा क्या, धीहि प्लस रज, शब्द बनेगा धीरज, शब्द क्या बनेगा, धीरज। तो ये थे विसर्ग प्लस सघोष के नियम। तो आपने अब पढ़ लिए विसर्ग प्लस अघोष के नियम, विसर्ग प्लस सघोष के नियम, और इन्हीं दोनों नियमों के साथ में विसर्ग संधि का समापन होता है। और चूंकि विसर्ग संधि संधि का तीसरा प्रकार है, तो आप अप्रत्यक्ष रूप से ये भी कह सकते हैं कि आज आपकी संधि टॉपिक क्या होता है, समाप्त होता है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप अपने